दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DSSB NDMC का जो 25 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके 20 क्वेश्चंस के बारे में। जो मैथ्स के 20 क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग जितने भी DOE के एग्जाम हो चुके हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा NDMC के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आने वाले प्रीवियस पेपर्स को डिस्कस करेंगे। आज का जो हम लोगों का पेपर है ये 25 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसके हम लोग 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? तो अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया की बात की जाए तो जो फार्मूला होता है वो A बराबर 3 पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ पर हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1848। तो ये हम लोगों ने A की वैल्यू रख दी 1848, 3 ऐसे ही रहा। पाई की वैल्यू हम लोगों ने रख दी 22/7 और आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने आर स्क्वायर रख दी क्योंकि हम लोगों को त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब हम लोगों ने 11 से इसको डिवाइड किया, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और ये हो गया हमारा 168। अब फिर हम लोगों ने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, फिर 3 से डिवाइड किया ये तो ये 28 हो गया। यानी कि हमारा बन गया 28 इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 7। यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू 28 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर आया। तो आर जो है हमारा अंडर रूट 196 हो जाएगा और आर की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर क्योंकि 40 का स्क्वायर 196 होता है। तो आर की जो हमारी त्रिज्या हम लोगों को निकालनी थी वो हमारी आ गई 14 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें केवल आपको अगर फॉर्मूला याद है तो सिंपली आप लोग इसको कर ले जाएंगे। तो इसमें एक ही फार्मूला लगाना था, A बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है अर्धगोले का वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू को पुट कर दिया, कैलकुलेशन कर ली, आर की वैल्यू हमारी आ गई 14 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफी समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सूरज अपनी यात्रा बिंदु Q से 1 अपराह्न पर आरंभ करता है। वह पहले 3 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है तथा शेष यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि राहुल बिंदु Q से 6 अपराह्न पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूरज की ओर चलना आरंभ करता है तो वह सूरज को किस समय पकड़ लेगा? तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों ने बात की थी एक बार कि जब भी पकड़ लेने वाले क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले हम लोग टाइम को बराबर करेंगे। जैसे कि सूरज जो है 1 बजे चल रहा है और जो राहुल है वो 6 बजे चल रहा है। तो पहले तो हमें 1 से 6 के तक आना पड़ेगा और जब टाइम बराबर हो जाएगा तब हम लोग फिर आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1 अपराह्न पर यानी 1 PM पर चलता है और पहले 3 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। यानी 1 घंटे में चल रहा है 50 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना चलेगा? 150 किलोमीटर चलेगा क्योंकि 3 × 50 हो जाएगा। चाहे आप दूरी बराबर 4 गुणे समय लगा ले या डायरेक्ट आप लोग इसको कॉमन सेंस से कर लें, 120 किलोमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है शेष जो दूरी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। अब 1 PM पर उसने चलना शुरू किया था और 3 घंटे तक 50 चला, यानी कि वो 1 से 3 घंटे ऐड करेंगे तो 4 PM पर वो जो है 150 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। अब चूंकि राहुल जो है वो 6 बजे चलना शुरू करता है, यानी अभी हम लोगों को 2 घंटे इसमें और ऐड करने हैं और जो विशेष यात्रा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। तो शेष जो है 20 किलोमीटर प्रति, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 40 किलोमीटर जाएगा। तो अब हमारा ये 4 2 6 हो गया, यानी 6 PM पर जब राहुल चलना प्रारंभ करेगा तब तक ये कितना चल चुका होगा? 190 किलोमीटर। तो यहां रख के हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। 6 PM तक सूरज जो है 190 किलोमीटर चल चुका होगा। अब हम लोग इसके एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। यहां पर जब चलना प्रारंभ करेगा राहुल यहां से, तब 190 किलोमीटर चलकर सूरज यहां पर पहुंच जाएगा और फिर हम लोग मान लेते हैं कि T समय बाद D दूरी पर कहीं पर वो यहां पर पकड़ लेगा। राहुल सूरज को यहां पर कहीं पर D दूरी पर T समय के बाद पकड़ लेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि T समय बाद हम लोगों ने माना है, तो T समय में सूरज के द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसने चली D दूरी और इसकी चाल कितनी थी? 20, क्योंकि हमें दे रखा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी तरीके से हम लोग
यहाँ पर निकाल लेते हैं राहुल के लिए। तो t बराबर राहुल कितना चलेगा, d ये चलेगा और 190 ये भी चलेगा। यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो पहले 190 चलेगा और फिर d चलेगा, यानी टोटल जो है वो 190 प्लस d चलेगा। और उसकी चाल कितनी है हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखी है 60, तो इसकी 60 रख दी। अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं d बराबर 20t, जो कि हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब जब हमें d बराबर 20t पता चल गया, अब d की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर अगर पुट कर दें तो हम लोग समय निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रख के देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60t हो गया इक्वल टू 190 प्लस 20t। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो 60 माइनस 20 हो जाएगा, इधर प्लस में है इधर माइनस हो जाएगा, तो 40t बचेगा बराबर 190। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो t बराबर हमारा आ जाएगा 19/4। अब t बराबर 19/4 घंटे आ गया है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t बराबर 4 सही 3/4 घंटे। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 4 से हम लोग 19 को भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 चक्कू 16 और हमारा शेष आ जाएगा 3। तो जो भी शेष होता है वो ऊपर आ जाता है और ये हमारा यहाँ पर आ जाता है, बाकी 4 ऐसे लिख दिया जाएगा। तो 4 सही 3/4 भी इसको लिखा जा सकता है। अब इसको हम लोग घंटे में बदल लेंगे तो ये 4 घंटे हमारे सीधे सीधे हो गए। 4 सही 3/4 में अगर देखा जाए तो 4 घंटे हमारे सीधे सीधे हो गए प्लस 3/4 घंटे। इसको हम लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं या फिर हम लोग मिनट में चेंज करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से। तो ये हमारा हो जाएगा 15, तो 4 घंटे और ये हमारा बन जाएगा 45 मिनट। तो 4 घंटे 45 मिनट बाद राहुल जो है सूरज को पकड़ लेगा। अब अगर राहुल यहाँ से 6 बजे चलना शुरू करता है और 4 घंटे 45 मिनट बाद पकड़ता है तो टोटल कितना समय लेगा, यानी 6 में हम लोग 4 घंटे 45 मिनट जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10:45, यानी हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हो उसमें केवल ये समझने वाली बात होती है कि हमको समय को बराबर करना है। समय को बराबर करने के लिए हमने क्या किया कि हमें पता था पहले 3 घंटे वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो हमने पहले 3 घंटे चलाया तो 150 किलोमीटर वो चल गया। यानी अगर 1 बजे चलना शुरू किया था तो 4 बजे तक वो 150 किलोमीटर पहुंच गया। फिर 2 घंटे वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो 2 घंटे में कितना चल जाएगा 40 किलोमीटर। तो टोटल वो 6 बजे तक 190 किलोमीटर चल चुका था जब राहुल ने चलना प्रारंभ किया। तो हमने फिगर 1 बना लिया, यहाँ पर 190 किलोमीटर चल चुका था तो यहाँ पर पहुंच गया, राहुल यहाँ पर है और हमने मान लिया d दूरी पर t समय बाद यहाँ पर कहीं पर पकड़ लेगा। तो d दूरी चलने पर कितना t समय बाद d दूरी कितने टाइम में तय करेगा, तो t बराबर d/20 लगा दिया, क्योंकि जो सूरज की चाल थी वो 20 हमें क्वेश्चन में पता थी। तो यहां से हम लोगों ने d बराबर 20t निकाल लिया और इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। इसी तरीके से राहुल का हम लोगों ने निकाल लिया। राहुल पहले 190 चलेगा और फिर d चलेगा, यानी टोटल जो दूरी चलेगा वो 190 प्लस d चलेगा। तो t बराबर हमारा ये बन गया और d बराबर 20t पता था, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया तो t का मान आ गया 19/4, या फिर हम लोग कह सकते हैं 4 सही 3/4। इसको हम लोगों ने मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो 4 घंटे बाद सीधे सीधे हो गए, 3/4 को मिनट में कन्वर्ट किया तो 45 मिनट आ गया। या फिर आप सीधे सीधे समझ सकते हैं 3/4 1 घंटे का 3/4 कितना होता है 45 मिनट होता है। तो 4 घंटे 45 मिनट आ गया, यानी अगर 6 बजे राहुल चलना प्रारंभ किया था तो 4 घंटे 45 मिनट बाद पकड़ता है, तो यानी कि 10:45 पर वो सूरज को पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सीधे सीधे हम लोगों को दे रखा है 3 साझेदार P Q R हैं। P के हिस्से का 2 गुना, Q के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। यहाँ पे Q के हिस्से के 3 गुने के बराबर है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं Q गुणे 3, और R के हिस्से के 6 गुने के बराबर है तो R गुणे 6। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2P बराबर 3Q बराबर 6R। अब हमें इनका अनुपात निकालना है P Q R का, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं P/Q निकाल लेते हैं और Q/R निकाल लेते हैं। Q की वैल्यू को सेम बना देते हैं और जो हमारा अनुपात आएगा वही अनुपात हो जाएगा। तो P/Q करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3/2, Q/R करेंगे तो 6/3 हो जाएगा। अब यहाँ 2 है यहाँ 6 है, अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो ये हमारा 2/1 हो जाएगा। अब Q की वैल्यू यहाँ भी सेम है, Q की वैल्यू यहाँ भी सेम है, तो हमारा जो अनुपात हो गया PQR का, तो P का मान 3, Q का 2 और R का 1, तो हमारा जो अनुपात आ गया 3, 2, 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल हम लोगों को यहाँ पे अनुपात निकालना था। हम लोगों ने P/Q Q/R निकाल के अनुपात निकाल दिया 3, 2, 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। तो हम लोग बात कर चुके हैं, जब भी कहेगा 3 गुना हो जाती है यानी कि हमें मिश्रधन दिया गया है।
अब राशि हमें दी नहीं गई है, कह रहा है एक राशि, यानी हम लोग मान लेते हैं राशि या फिर मूलधन जिसे बोलते हैं वो P है, और हमारा जो मिश्र धन हो जाएगा या फिर जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, तो जो मिश्र धन है हमारा वो 3 गुना हो जाता है, यानी 3P हो जाता है। अब कह रहा है कितने 4 वर्षों में, तो n हमारा जो है वो 4 वर्ष है। अब इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो A की वैल्यू कितनी है 3P है, P की वैल्यू P है, 1 प्लस R की वैल्यू पता नहीं है, ऐसे हम लोगों ने पुट कर दिया, और n जो है हमारा 4 वर्ष है। P से P कैंसिल हो गया तो 3 बराबर आ गया 1 प्लस R बटे 100 की घात 4। अब इधर घात 4 है तो इधर हमारा जो है 1 बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा बराबर के एक साइड होता है उसका उल्टा हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पर 3 की घात 4 होता तो इधर आता तो 1 बटे 4 हो जाता है, या इधर 3 की घात 1 बटे 4 है तो इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, जो भी है उसका उल्टा हमारा हो जाता है। तो पहली इक्वेशन जो हमारी बन गई वो बन गई 3 की घात 1 बटे 4 बराबर 1 प्लस R बटे 100। अब कह रहे कितने वर्षों में यह स्वयं का 9 गुना हो जाएगा, यानी अब जो मिश्रधन 9P कब हो जाएगा ये पूछ रहा है हम लोगों से। तो मिश्र फिर वही फार्मूला, इसी फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे, 9P इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की घात। अब जो हमारा समय है वो समय हम लोगों से पूछ रहा है, इसलिए हम लोग समय को मान लेते हैं T। अब P से P कैंसिल हो गया तो 9 बराबर 1 प्लस R बटे 100 की घात T। अब 1 प्लस R बटे 100 की वैल्यू हमें पता है 3 की घात 1 बटे 4, तो 3 की घात 1 बटे 4 की घात हो जाएगी यहाँ पर T बराबर 9। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, सॉल्व करने के लिए हमें आधार बराबर करने होंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की घात T बटे 4, क्योंकि घात और घात की गुणा हो जाती है। अब हमारे जब आधार समान होते हैं तो हमारी घातें भी बराबर हो जाती है, ये रूल होता है घातांक का, जब आधार समान है तो हमारी घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो T बटे 4 बराबर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 गुणे 4 यानी कि हमारा आ जाएगा 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात n फार्मूला लगाया, 3 गुनी हो रही थी, यानी हमारा जो मिश्र धन था वो 3P था और मूलधन हमारा P था। यहाँ से हम लोगों ने 1 प्लस R बटे 100 की वैल्यू निकाल ली, 3 की घात 1 बटे 4। अब कह रहा था 9 गुना कम हो जाएगा, यानी मिश्र धन है जो 9P हो जाएगा, तो यहाँ पे 9P कर दिया। 1 प्लस R बटे 100 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से उठा के 3 की घात 1 बटे 4 रख दी, और 9 को 3 स्क्वायर लिख दिया। जब हमारे आधार बराबर हो गए तो हमारी घातें भी बराबर हो जाएंगी, T बटे 4 बराबर 2, यानी T बराबर 8 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें केवल वही रूल आपको पुराना लगाना है, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो 48 भाग 3 गुणे 5 माइनस 6 गुणे 3 प्लस 5, तो 48 और 3 का भाग होगा तो 16 हो जाएगा, 16 दिया 48 गुणे 5 माइनस 6 गुणे 3 प्लस 5। अब हम लोग गुणा करेंगे तो 16 पंचे यहाँ पे 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 तिया 18 हो जाएगा, और प्लस 5 तो 80 और 5 85 हो जाएगा, माइनस 18 तो 15 में से 8 गया 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 67 ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहले हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे भाग, उसके बाद फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। इसको हम लोग भाग जोगा के नाम से हिंदी में जानते हैं, तो भाग गुणा जोड़ घटाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक व्यक्ति 2000 रुपए प्रति हेलमेट की दर से 3 हेलमेट खरीदता है, यानी 2000 रुपए में एक हेलमेट खरीदता है, एक हेलमेट मिलता है, और टोटल कितने खरीदता है 3 हेलमेट खरीदता है। तो 3 हेलमेट का मूल्य हम लोगों को पता चल जाएगा, 3 हेलमेट का मूल्य जो होगा वो हमारा 3 गुणे 2000 हो जाएगा, क्योंकि एक की कीमत है 2000, 3 की कीमत तो हमारी 6000 रुपये हो जाएगी। टोटल जो हमारा जो खर्च करता है वो 6000 रुपये खर्च करता है हेलमेट के लिए। अब कह रहा है पहले हेलमेट को 60% के लाभ पर भेज देता है। पहला हेलमेट की जो कीमत थी 2000 थी, इस पे 60% का लाभ यानी 100 में 60 ऐड किया बटे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 16 दूनी 3200 रुपये आ गया। पहले हेलमेट को 3200 में बेचता है, दूसरे हेलमेट को 20% की हानि यानी 2000 है, 20% की हानि तो 80 हो गया, 100 में से 20 गया बटे 100, तो ये हमारा आ गया 1600 रुपये। इसी तरीके से जो लास्ट हेलमेट है तीसरा हेलमेट उसको 30% यानी 100 में से 30 गया 70 बटे 100, तो ये हमारा आ गया 1400 रुपये। अब पहले हेलमेट को वो 3200 में बेचता है, दूसरे को 1600 में बेचता है, तीसरे को 1400 में बेचता है, तो टोटल कितना रुपए वो कमाता है इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ये 32 6 38 और 4 42 यानी 6200 ये हम लोगों का आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब वो बेचता है 6200 रुपए में और खरीदता है 6000 रुपए में,
तो यानी कि लाभ कमा रहा है, कितना लाभ कमा रहा है हम लोग निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 6200 माइनस 6000, तो हमारा जो लाभ आ गया 200 रुपये। जब हमें लाभ 200 रुपये पता चल गया, अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत कितना है, क्योंकि हमारा जो आंसर है प्रतिशत में पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ हमारा कितना है 200 रुपये है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 6000 है, गुणे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 दशावन 10, 2 तिया 6, तो 10/3%, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं 3.33%। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें 3 हेलमेट का क्रय मूल्य निकाल लिया। एक हेलमेट मिल रहा था 2000 का, तो टोटल जो 3 हेलमेट है वो हमें मिले 6000 रुपए के। और फिर हम लोगों ने पहला जो हेलमेट है उस पर 60% लाभ मिल रहा है, यानी 160/100 हो गया, 3200 रुपए में पहले हेलमेट को बेचा। इसी तरीके से दूसरे हेलमेट को 20% हानि पर बेचा, यानी कि 100 में से 20 माइनस किया, 80/100 से मल्टीप्लाई किया, तो दूसरा हेलमेट 1600 में आया। तीसरे हेलमेट को 30% हानि पर बेचा, यानी कि 1400 रुपए में बेचा। टोटल मिलाकर उसने तीनों हेलमेट 6200 रुपए में बेचे। खरीदे थे 6000 रुपए में और बेचे 6200 रुपए में, यानी 200 रुपए का लाभ हुआ। लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, 10/3 या फिर 3.33% हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें हम लोगों से 3 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं। तो पहला है विषय डी में प्राप्त अंकों का विषय ई में प्राप्त अंकों से अनुपात। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये सब परसेंटेज में है, तो जब भी हमें अनुपात निकालना होगा तो हम लोग डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं, या फिर डिग्री में सारी चीजें होती तो भी हम लोग का अनुपात निकालना होता तो हम लोग अनुपात निकाल सकते थे। अनुपात निकालने के लिए जब भी सेम वैल्यूज होंगी, यानी परसेंट में होगा तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डिग्री में हो या किसी भी एक यूनिट में हो तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे विषय डी में प्राप्त होने वाले, तो डी में कितना है यहां से हम लोग देख सकते हैं, डी और ई में अनुपात। तो डी में हमारा है 4% और ई में हमारा है 24%, यानी जो हमारा अनुपात हो गया 1:6 हो गया। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, विषय ए बी सी तथा एच में प्राप्त अंकों का औसत 41 है। तो अब चाहे आप पहले 600 का 15% निकालें, फिर बी का निकालें, फिर सी का निकालें, फिर एच का निकालें, फिर 4 से डिवाइड करें, या फिर आप लोग औसत के लिए जानते हैं कि पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस एच बटे 1 2 3 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दें, फिर हम लोग निकाल लें। तो a की वैल्यू है 15, b की वैल्यू है 20, c की वैल्यू है हम लोगों की 6 और h की वैल्यू है 7 बटे 4। तो 20 15 35 6 41 7 48 बटे 4, यानी कि हमारा आ गया 12%। तो ये हमारा परसेंट में आया। अब हमारा जो आंसर है वो हम लोगों को निकालना है, क्योंकि कुल अंक 600 है और 600 का 12% अगर हम लोग निकाल देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। तो 12% निकालेंगे तो हमारा आ रहा 72, जबकि हमको स्टेटमेंट में कह रहा है कि औसत जो है 41 है, तो हमारा जो औसत वास्तव में आ रहा है 72, यानी स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा और जो हमारा वास्तव में औसत होगा वो हमारा 72 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है सेक्टर एफ तथा जी द्वारा मिलकर बनाया गया केंद्रीय कोण 86.4 है। तो एफ प्लस जी, तो एफ कितना है हमारा, यहां पर हम लोग देख सकते हैं 13% है, और जी कितना है हम लोगों का 11, यानी टोटल 24% है। और हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा परसेंट से अगर हम लोग डिग्री में जाते हैं तो 1% बराबर होता है 18/5 डिग्री के। तो यहाँ पर 24% निकालना है, तो 24% बराबर हो जाएगा 18/5 गुणे 24 के। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 86.4 डिग्री, यानी कि जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया, अनुपात हमारा 1:6 आया, औसत हमारा 72 आ रहा था, यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और तीसरे में हम लोगों ने इसको ऐड किया, 1% हमारा 18/5 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। 100% जो है हमारा 360 के बराबर होता है, क्योंकि कोई भी चीज है वो 100% होगी और एक गोला जो है हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 1% बराबर 360/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 18/5, यानी हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं 1% जो है वो 18/5 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक कार का मूल्य 50% प्रति वर्ष की दर से कम होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है, 3 वर्ष पूर्व कार का मूल्य क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमें दिया गया है वर्तमान मूल्य, इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले पेपर में। तो ये हमारा जो वर्तमान मूल्य होता है ये हमारा मिश्रधन होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ए होता है। आर हमें दिया है 50% और समय हमें दिया है 3 वर्ष। तो हमें इतनी चीजें दी गई हैं और कह रहा है कि जो प्रतिवर्ष जो है कम हो रहा है। जब भी कम होने की बात करेगा तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100⁴ तो इस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। जब भी कम होने की बात होगी, अवमूल्यन की बात होगी, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमें पता है 75,000, पी हमें निकालना है 1 - r की वैल्यू 50/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा और घात जो है हमारी 3 हो जाएगी क्योंकि समय 3 है। तो p ब्रैकेट में 1/2 की घात 3 हो जाएगा और ये हमारा 75,000। अब ये हमारा हो जाएगा p × 1/8, p × 1/8 बराबर 75,000। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो p बराबर हो जाएगा 75,000 × 8, यानी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 60 और 000। तो हमारा ये जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो उसमें जो वर्तमान मूल्य होता है वो हमारा ए होता है, आर हमें दिया गई है, समय हमारा दिया गया है और चूंकि वर्ष यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष कम हो रहा है इसलिए इस प्लस की जगह पे माइनस चिन्ह का यूज होगा। सारी वैल्यूज को हम लोगों ने पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक कक्षा के 13 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो जो 13 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, यानी हम लोग निकाल सकते हैं 13 विद्यार्थियों की कुल आयु। तो 13 विद्यार्थियों की कुल आयु निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत और संख्या की गुणा हो जाती है। जैसे यहाँ पे 13 विद्यार्थी हैं, औसत है हमारा 16, तो हमारी जो कुल आयु आ गई वो आ गई 238। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 238 आ जाएगी। अगर 30 वर्ष आयु वाला एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाता है, यानी पहले 238 थी कुल आयु, अब एक और आ गया जिसकी आयु 30 वर्ष है, यानी अब कितनी हो गई, 268 हो गई। अब कह रहा है 268 हो गई हमारी जो आयु है। अब इन 14 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। अब हम लोग औसत निकाल लेते हैं। तो औसत के लिए कुल आयु हमारी 268, कुल विद्यार्थी हमारे 14, हम डिवाइड कर देंगे 14 एकम 14 बचा 2, 14 7 128, यानी 17 वर्ष हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले हम लोग कुल आयु निकाल लेते हैं। कुल आयु हमारी 13 × 16 यानी कि 238 वर्ष आ गई। अब 30 वर्ष का एक और आ रहा है, यानी टोटल हमारी जो आयु हो गई वो 268 हो गई। अब विद्यार्थियों की संख्या 13 से बढ़कर 14 हो गई, यानी औसत निकालने के लिए अब हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया तो हम लोगों का आंसर आ गया 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है पी के द्वारा बेची गई कारों की संख्या टी के द्वारा बेची गई कारों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पी के द्वारा कितनी कार बेची गई, 400, और टी के द्वारा कितनी बेची गई 200। तो कितनी अधिक है, 400 200 अधिक है। हम लोगों ने बात की थी जब भी हम लोगों को प्रतिशत अधिकता निकालनी हो तो सबसे ऊपर कितना अधिक है, नीचे लिखते हैं किससे अधिक है। तो टी से अधिक है यानी 200 से अधिक है, कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा 100%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमको प्रतिशत या कमी निकालनी हो तो ऊपर जो है हमारा अधिकता या कमी हो जाएगी। जो भी हमारा अगर लाभ हो रहा है तो ऊपर अधिकता हो जाएगी, अगर कमी हो रही है तो हमारी कमी हो जाएगी। नीचे किससे कमी हो रही है या किससे अधिक हो रहा है और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ किससे हो रहा था, टी से अधिक हो रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर टी की जगह 200 रख दिया और सॉल्व कर लिया, तो हमारा आ गया 100%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है पाइप जे एक टंकी को 48 घंटे में भर सकता है। जे जो है वो 48 यानी 1/48 हो गया, और के जो है 72 घंटे में भर सकता है। अब कह रहा है यदि दोनों पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए और पाइप के को पहले घंटे के लिए, यानी के पहले भरता है, फिर जे भरता है, फिर के भरता है, फिर जे भरता है, इसी तरीके से ये क्रम चलता रहता है जब तक कि टंकी पूरी नहीं भर जाती। तो के पहले भरता है तो के को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/72, फिर जे भरता है 1/48, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा 144, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 5/144। तो 5/144 जो भाग है हमारा ये भर जाता है 2 घंटे में। 2 घंटे में जो भाग है 5/144 भर जाता है, क्योंकि 1 घंटे इसने भरा, 1 घंटे इसने भरा, टोटल जो हमें टाइम हो गया 2 घंटे, और जो हमारा भाग भरा वो 5/144। या हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 घंटे में भर गया हमारा 5/144 भाग।
अब जब इतना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर ऐसी संख्या से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं जो लगभग में इसके बराबर पहुंच जाए। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए, अगर हम लोग यहाँ पर 28 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 28 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 56 घंटे में जो टंकी भर जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा 140/144। इतना आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि लगभग में हम लोगों की जो वैल्यू है वो बराबर में पहुंच जाए। तो 56 घंटे में 140/144 जो भाग है वो हमारा भर गया है। तो कितना भाग अब हमारा बचा हुआ है भरने के लिए, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर अभी हम लोग आगे भी देखते हैं। 56 घंटे में जो हमारा 140/144 भर गया, यानी पहले घंटे में के ने भरा, दूसरे में जे, फिर तीसरे में के, चौथे में जे। इसी तरीके से जो 56वां घंटा होगा वो जे ने भरा होगा। फिर 57वें घंटे में +1 करेंगे तो 57वें घंटे में जो है वो कौन भरेगा आके, जो जे के बाद फिर के भरेगा आके। तो 57वें घंटे में हमारा 140/144 भर चुका था ऑलरेडी। फिर के ने भरा, तो के ने कितना भरा, 1/72 भरा। फिर हम एलसीएम ले लेंगे तो 144 एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा 140 + 2 हो जाएगा, यानी 142/144 भाग हो जाएगा। तो 57 घंटे में हमारा 142/144 हो गया। अब जो बचा हुआ भाग है, यानी अब टोटल हमारा था 1, क्योंकि कोई भी भाग होता है वो 1 होता है, हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। और 142/144 भर चुका है, यानी हमारा कितना बचा है, एलसीएम लेंगे तो 2/144 भाग अभी भी भरने के लिए बाकी है। तो 2/144 भाग अब कौन भरेगा, जे भरेगा, या हम लोग इसको कह सकते हैं 1/72, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/72 हो जाएगा। तो 1/72 भाग अब कौन भरेगा आके, 1/72 भाग अब हमारा जो है जे भरेगा। और जे किसी टंकी को कितने में भरता है, 48 घंटे में भरता है, यानी 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौको 48, 12 चौक 72, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 57 सही 2/3 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। और हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें समझने वाली बात यह थी कि के से शुरू होता है, फिर जे भरता है, फिर के भरता है, फिर जे भरता है, इसी तरीके से क्रम चलता रहता है जब तक कि टंकी पूरी नहीं भर जाती। तो हम लोगों ने 2 घंटे में निकाल लिया हमारा जो भाग भरा, 5/144 भाग भरा। अब इतना करने के बाद हम लोग ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जो हर और अंश लगभग में बराबर हो जाए। जो अंश है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, हर से कम होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 56 घंटे में 140/144 भाग भर गया। अब हमने देखा के जो है 1 पर भर रहा है, जे 2 पर भर रहा है, फिर 1 पे, फिर 2 पर, यानी जो सम संख्या है वो जे भर रहा है। और 56 घंटे में किसने भरा होगा, 56वें घंटे में जे ने भरा होगा, यानी 57वां घंटा जो है वो के द्वारा भरा गया। और के कितना भरता है, के 72 घंटे में भर सकता है। तो 1/72 करके हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारा 142/144 आ गया। अब 142/144 भाग अगर भर चुका है, पूरा हमारा 1 भाग होता है, तो कितना बचा हुआ है लोगों ने निकाल लिया, 1/72 भाग अभी और भरना है। अब 1/72 में किसकी बारी आएगी, के भर चुका है, अब जे की बारी आएगी। जे भरता है 48 घंटे में, तो 48 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/3 आ गया, यानी 57 सही 2/3 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि एक संख्या 9, 8, 7 x 8 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान होगा। तो हम लोगों ने बात की थी जब भी 8 से विभाजित बात की जाएगी तो लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 8 से विभाजित होने चाहिए। जैसे 7x 8 है तो ये 8 से विभाजित होने चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग तीनों जो भी चारों ऑप्शन है उनको रख के देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर आप कर पाए तो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे जो ऑप्शन है उनको यहाँ पर रख के देख लिया। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 64 और 6 बचेगा, 8 × 64 यानी 4 शेष बच जाएगा, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको करेंगे 8 × 9 72 बचा 2, 8 × 3 24, इसमें भी 4 आ रहा है यानी ये भी नहीं डिवाइड होगा। फिर 8 × 9 72 बचा 3, 8 × 4 32, इसमें भी शेष आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर 8 × 9 72 और 8 × 1 8, यानी ये जो है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा x की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 से विभाजित होने के लिए जो लास्ट की 3 डिजिट है वो 8 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे दी जाए, इस तरीके से कितनी भी बड़ी दे दी जाए, लेकिन जो लास्ट की 3 डिजिट होंगी उसको आप लोग चेक करेंगे, अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजा 26 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक समचतुर्भुज। तो यहाँ पे हम लोगों ने समचतुर्भुज बनाया और ये इसके विकर्ण होगा ये, और एक समचतुर्भुज की भुजा 26 सेंटीमीटर है, इसको 26 लिख देते हैं। एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यानी ये 10 टोटल जो है हमारा 20 है, और ये अर्धविभाजित करेगा यानी ये 10 हो गई, ये 10 हो गई। और दूसरा जो है विकर्ण वो हमें पता नहीं, हम लोगों ने मान लिया ये डी है, ये डी है।
अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर काटते हैं। यहाँ पर हमारा समकोण बन जाएगा और ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसका ये लंब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, आधार हमारा हो जाएगा d और कर्ण हमारा हो जाएगा 26। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी d का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा और d का स्क्वायर d स्क्वायर। पक्षांतर कर देंगे 676 माइनस 100 बराबर d स्क्वायर। 576 बराबर हमारा हो गया d स्क्वायर यानी d की वैल्यू हमारी आ गई 24 सेंटीमीटर। अब d की वैल्यू हमें पता चल गई 24 सेंटीमीटर है और हमारा जो विकर्ण था ये पूरा d प्लस d था, क्योंकि ये भी d था ये भी d था, यानी दूसरा जो विकर्ण है वो हमारा हो जाएगा 24 प्लस 24 यानी 48 सेंटीमीटर। दूसरा जो विकर्ण है वो हमारा आ जाएगा 24 प्लस 24 यानी कि 48 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है कि विकर्णों की लंबाई का योग एक आयत के परिमाप के बराबर है यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग मान लें चौड़ाई जो है x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 6, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का अंतर है। तो अब कह रहा है योग के आयत के परिमाप के बराबर है। तो पहला जो विकर्ण है हमारा वो हमें क्वेश्चन में दिया था 20, दूसरा विकर्ण हम लोगों ने निकाला 48 और ये किसके बराबर है? आयत के परिमाप के बराबर है। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 6, तो ये हमारा हो जाएगा 68 बराबर 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 6, 2 से डिवाइड किया ये 34 हो गया, 34 माइनस 6 बराबर 2x, तो 2x बराबर 28 यानी x बराबर आ गया 14। तो x बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। x क्या था? हमारी चौड़ाई थी, तो लंबाई हमारी हो गई 14 प्लस 6 यानी 20 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा था आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी थी 20, चौड़ाई थी हमारी 14, तो 14 दूनी 28, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आयत का क्षेत्रफल हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपली सबसे पहले हम लोगों ने इसमें जो है एक जो है फिगर बना लिया समचतुर्भुज का, और हम लोगों ने देखा ये टोटल 20 थी तो ये हमारी 10 और 10 हो गई। ये हमारे d और d मान ली, टोटल हमने विकर्ण 2d मान लिया, ये d और d, और ये हमें 26 दिया था क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं सारी बराबर होती हैं, ये भी 26 ये भी 26। अब हमने देखा ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज, इसमें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये हमारा विकर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और डी हमने निकाल लिया 24 सेंटीमीटर। चूंकि हमने ये डी इतना ही भाग माना था, टोटल हमारा 2d था विकर्ण, तो 24 प्लस 24 48 सेंटीमीटर हमारा दूसरा विकर्ण हो गया। अब कह रहा था विकर्णों का योग, यानी पहला विकर्ण 20, दूसरा हमारा 48, इनका योग जो है एक आयत के परिमाप के बराबर है। आयत के लिए शर्त दी थी जो चौड़ाई है वो लंबाई और चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर का अंतर है, तो हमने चौड़ाई मान ली x, तो लंबाई हमारी हो गई x प्लस 6। हमने इसको वैल्यू को पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर, यानी कि चौड़ाई हमें पता चल गई 14, लंबाई हमारी हो गई 20। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 गुणे 14 280 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि स्थिर जल में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्रमशः नाव की धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल। तो प्रतिकूल के लिए हम लोगों ने बात की थी, जो चाल है वो आपस में घट जाती हैं, x माइनस वाई होता है, जहां पर x जो है हमारी नाव की गति है और y हमारी धारा की गति है, तो हमारा आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुकूल में हमारी जो चाल है वो जुड़ जाती हैं, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा। तो x हमारा है 18 और y है 8, तो हमारा हो गया 26 किलोमीटर प्रति घंटा। काफी सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको याद रखना था कि अनुकूल और प्रतिकूल में क्या रहेगा। तो अनुकूल में हमारी जो धारा जो हमारी चाल है वो आपस में जुड़ जाती हैं, जोड़ दी, प्रतिकूल में घट जाती है, हम लोगों ने घटा दी। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में एक हम लोगों को दंड चित्र दिया गया है और 2 शर्तें दी गई हैं, P1 P2, लाभ का फार्मूला दिया गया है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम लोगों से P2 अपॉन P1 पूछा गया है, जहां पर P1 जो है सभी 6 वस्तुओं के लाभ का औसत है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है, तो हम लोग लाभ निकाल सकते हैं 900 माइनस 800 100, जबकि फार्मूला भी यहाँ पर दिया गया है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 800 में से 600 गया 200, ये 200 हो गया, ये 0 हो गया, ये 400 हो गया और ये 500 हो गया। इसको आप लोग माइनस करके आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप लोग लिख के कर सकते हैं। अब औसत पूछ रहा था, यानी सबका योग 100 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 0 प्लस 400 प्लस 500 बटे कितनी है 1 2 3 4 5 और 6 हैं, यानी कि इनको ऐड करेंगे 2 1 3 2 5 4 9 5 1400 बटे 6।
तो हमारी P1 की वैल्यू आ गई 1400/6। अब हम लोग ऐसे P2 की वैल्यू निकाल लेंगे। P2 में कह रहा है सभी 6 वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 8 6 14 10 24 25 26 10 36 4 40 2 42। तो हमारा जो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्रय मूल्य जो हमारा आया है वो 4200 आया है। और विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं 9 8 17 17 12 29 29 31 10 41 8 49 और 49 7 56। और विक्रय मूल्य जो हमारा आ गया वो आ गया 5600। चाहे आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप लोग एक एक लिख के कर सकते हैं। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से यहाँ पे हमने जो है इसको डायरेक्ट कर दिया। अब इनका अंतर कह रहा है तो अंतर के लिए यानी 5600 माइनस 4200, तो ये 0 0 1400 आ गया। अब जो इनका अंतर यानी P2 हमें पता चल गया 1400। अब हमसे पूछ रहा है P2 अपॉन P1 यानी कि 1400/1400/6। अब जो बटे का बटा होता है ऊपर चला जाता है, हमने बात की थी पहले ही। तो 1400 गुणे 6/1400, तो 1400 से 1400 कैंसिल, तो हमारा 6 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो गया। तो सिंपली सबसे पहले हम लोगों ने औसत निकाल लिया। औसत निकालने के बाद हमें P1 पता चल गया। P2 के लिए हम लोगों ने क्रय मूल्य सबके ऐड कर दिया, विक्रय मूल्य ऐड कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया। तो हमारा जो है इनका अंतर P2 पता चल गया 1400। P1 हमारा था 1400/6, P2 हमारा आया 1400, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो ये 6 अपॉन में था, ये ऊपर चला गया। 1400 से 1400 कैंसिल हो गया, हमारा जो आंसर हो गया 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे हम लोग ने प्रीवियस पेपर में किया था इस तरीके से जो भी हमारा अंडर रूट में होता है उसको हम लोग रूट से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 16 + 6 √7 है, तो हम लोग ऐसा इसका वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा स्क्वायर बन जाए। तो 16 को हम लोग 9 + 7 लिख सकते हैं, प्लस 6 √7 लिखा जा सकता है इस तरीके से। अब 9 को हम लोग जो है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 7 को हम लोग √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 6 √7 को हम लोग 2 × 3 × √7 लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा बन गया 9 7 और 6 √7, ये a² + b² + 2ab बन गया, यानी कि हमारा बन गया 3 + √7 का होल स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर ये अंडर रूट बाहर आ जाएगा, 3 + √7 हमारा हो गया, बराबर हमारा कितना था √x + √y। तो अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ये √x की वैल्यू हो गई, ये √y की वैल्यू हो गई। तो √x = 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। हम लोगों ने अभी बात की थी जस्ट पहले कि इधर अगर आपका अंडर रूट में है तो इधर आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, अगर इसे स्क्वायर में होता तो इधर अंडर रूट में हो जाता। √y बराबर हमारा √7 है, यानी y बराबर हमारा हो जाएगा 7। अब हमसे पूछ रहा था x + y, तो x की वैल्यू हमारी 9 है, y की 7 है, तो 9 + 7 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आप जो है स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर √7 आ रहा है, यानी ऐसी एक संख्या 7 यहाँ पर बनेगी। तो 16 में से 7 गया तो 9 बचा, यानी 9 + 7 16 हो रहा है। फिर हमने करके देख लिया तो ये a² + b² + 2ab का फार्मूला बन गया, 3 + √7 का होल स्क्वायर बन गया। तो √x की वैल्यू 3 हो गई, यानी x की वैल्यू हमारी 9 हो गई। √y की वैल्यू √7 थी तो y की वैल्यू 7 हो गई, ऐड कर दिया तो 16 हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक कक्षा में 40% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 54 है, कक्षा में लड़कों की क्या संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 40% लड़के हैं, तो 40 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 60, क्योंकि टोटल 100% होता है। लड़कियों की संख्या 54 है, यानी 60 की जो वैल्यू है वो 54 है। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54/60 हो जाएगी। और लड़के हमारे कितने हैं 40 हैं, तो 40 की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है, तो 54/60 × 40, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटा 6 नाम 54, 9 चौक 36, यानी कि जो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो टोटल हमारा 100% होता है, लड़के हमारे 40 थे यानी लड़कियां हमारी 60 बची। तो लड़कियों की हमारी संख्या भी दे रखी थी 54, तो 60% बराबर है अगर 54 के, तो 1% हमारा हो गया 54/60 के, तो 40% हमारा हो गया 54/60 × 40 के, तो 36 हम लोगों का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एक कंपनी का कुल लाभ का 80% रखती है। जो कंपनी है वो कुल लाभ का 80% रखती है, तो यानी 80 रखती है तो 20 जो है कर्मचारियों में बांट देती है, क्योंकि टोटल 100 होता है। शेष लाभ अपने 21 कर्मचारियों में बांटती है। तो टोटल जो कर्मचारी हैं वो 21 है, इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। टोटल जो कर्मचारी हैं वो 21 हैं, और कर्मचारियों में जो वरिष्ठ कर्मचारी की संख्या है और जो कनिष्ठ कर्मचारियों की संख्या है वो 4:3 है। तो वरिष्ठ अनुपात कनिष्ठ का जो अनुपात है वो 4:3 है।
तो हम लोग यहाँ से वरिष्ठ और कनिष्ठ की संख्या निकाल सकते हैं। वरिष्ठ की कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे 21, वरिष्ठ हमारे 4 हैं और टोटल हमारे 4 3 7, तो 7 यहाँ 21, तो वरिष्ठ की संख्या आ गई 12। जब 21 में 12 वरिष्ठ हो गए तो कनिष्ठ कितने बचे, 21 माइनस 12 यानी कि 9। तो कनिष्ठ की संख्या हमें पता चल गई 9 और वरिष्ठ की संख्या पता चल गई 12। अब कह रहा है कि जो प्रत्येक वरिष्ठ कर्मचारी तथा प्रत्येक कनिष्ठ कर्मचारी के लाभ के हिस्से का अनुपात 4:1 है। तो वरिष्ठ का जो लाभ है और कनिष्ठ का जो लाभ है, जिसको हम लोग वरिष्ठ प्रॉफिट इस तरीके से लिख सकते हैं और कनिष्ठ प्रॉफिट 4:1 है। यदि प्रत्येक कनिष्ठ कर्मचारी को 2200 रुपए लाभ के हिस्से में मिलते हैं, यानी अगर एक की वैल्यू ये 2200 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 2200 यानी 8800। तो अब हमें प्रत्येक वरिष्ठ जो कर्मचारी है उसका लाभ 8800, प्रत्येक कनिष्ठ कर्मचारी का लाभ जो है वो 2200 है। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। टोटल हमारे वरिष्ठ कितने थे, 12 थे, तो टोटल जो वरिष्ठों का लाभ हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 12 गुणे 8800, और टोटल जो हमारा कनिष्ठ का लाभ हो जाएगा, कनिष्ठ हमारे कितने थे, टोटल जो है कनिष्ठ वो हमारे 9 थे, 9 गुणे 2200, तो ये हमारा हो जाएगा 19,800, और इसकी हम लोग गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1,05,600। तो अब हमें टोटल जो लाभ है वो पता चल गया, वरिष्ठ का 1,05,600 है और टोटल जो कनिष्ठ का लाभ है 19,800 है। अब इनको अगर हम लोग ऐड कर देंगे 1,05,600 को प्लस 19,800 को, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे टोटल कर्मचारियों का जो हो जाएगा, और कर्मचारी कितने हैं यहाँ पे 20% है, क्योंकि 80% जो है वो कंपनी रखती है, तो 20% जो है कर्मचारी रखते हैं। तो 20% की वैल्यू हमें पता चल गई। ये टोटल ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये हो जाएगा 1,25,400, तो 20% की वैल्यू हो गई 1,25,400। तो हमसे पूछा है कंपनी का कुल लाभ कितना है, तो 20% अगर इतना है तो 1% कितना हो जाएगा, 1,25,400 बटे 20, तो जब भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6270। तो 1% की जो वैल्यू है वो 6270 यानी 6,270 रुपए है। तो कुल लाभ यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 627,000 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको समझना था कि वरिष्ठ और कनिष्ठ का अनुपात दिया था 4:3 और इनकी संख्या दी थी 21। तो वरिष्ठ हम लोगों ने निकाल लिया 12 आ गए, कनिष्ठ हम लोगों ने निकाल लिया 9 आ गए। वरिष्ठ और कनिष्ठ का जो अनुपात है लाभ का वो 4:1 था, और कनिष्ठ की जो प्रत्येक है वो 2200 रुपए मिल रहे थे। तो जो वरिष्ठ है उनको 4 है यानी 4 गुणे 2200, 8800 रुपए एक को मिलेगा। तो आगे हम लोगों ने निकाल लिया, टोटल जो थे हमारे 12 थे और एक को अगर 8800 मिल रहा है तो 12 को कितना मिलेगा, 1,05,600। एक को 2200 मिल रहा है, टोटल हमारे 9 है तो कितना मिलेगा, 19,800। तो टोटल जो है कितना लाभ मिल रहा है, 1,05,600 प्लस 19,800 यानी 1,25,400, और ये हमारा 20% के बराबर है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो 20% जो है बांटती है। तो 20% की इतनी वैल्यू आ गई, तो 1% की हम लोगों ने निकाल ली। अब कुल लाभ पूछ रहा था यानी 100% पूछ रहा था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा 6,27,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को यहाँ पर एक जो है समीकरण दे रखा है और इसका मान पूछा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है ऊपर वाला इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से 0.56। ये 100 जो है वर्ग के बाहर है इसलिए यहाँ पे 100 लिख दिया, वर्ग के अंदर होगा तो 10 लिख देंगे, क्योंकि ये 10 जो है स्क्वायर होगा तो 100 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे। फिर इसी तरीके से इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से ही डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जब ये बाहर आएगा तो 100 हो जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा 0.056 ऐसे ही रहेगा प्लस 0.066 ऐसे ही रहेगा, और ये हमारा जैसे दिया है क्वेश्चन में वैसे ही रहेगा। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर 100, ये हो जाएगा 0.056 डिवाइड करेंगे, नीचे हमारा एक ही रहेगा तो हम लोग ऐसे लिख देगा स्क्वायर प्लस 100, ये हमारा हो जाएगा 0.066 का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 0.00076 का स्क्वायर, और यहाँ पर 100 जो छूट गया इसको आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। नीचे जो हमारा रहेगा सेम रहेगा, इसको हम लोग ऐसे ही
छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है सेम वही वैल्यू जो है वो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। फिर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी, यानी कि 100 जो है वो कॉमन हो जाएगा। और जब कॉमन हो जाएगा तो हमारी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 100 कॉमन हो गया, ये 100 कॉमन हो गया, 100 कॉमन हो गया, और ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा। और अंदर की संख्या अब सेम हो जाएगी, यहाँ की संख्या सेम हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 56 था, यहाँ 0.056 था, यानी यहाँ पर हमें एक जीरो की जरूरत थी। एक और जीरो लाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 100 से जो डिवाइड किया, यानी कि जो वर्गमूल के अंदर गया तो 10 हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े। सभी जगह हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 हम लोगों ने कॉमन कर लिया। तो कॉमन करके आप लोग चाहे ऐसे एक बार 100 के अंदर कॉमन करें, अंडर रूट के अंदर, फिर बाहर लाएं, या फिर डायरेक्ट आप लोग 10 कॉमन करके बाहर रख दें। तो हम लोगों ने यहाँ बाहर रख दिया इसको, और ये हमारी जो अंदर की ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू सेम हो गई, कैंसिल हो गया, तो 10 हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेम लगभग सभी पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोगों ने बात की थी, जब भी इकाई का अंक पूछा जाएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 0 आएगा तो हमारा जो घात है वो 4 हो जाएगी। अगर 0 के अलावा 1 2 3 आता है तो हमारी जो घात है वो 1 2 3 जो भी संख्या रहेगी वो सेम रहेगी। जैसे 4 से अगर 96 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 दूनी 8, 1 4 चक्कू 16, पूरा डिवाइड हो गया, यानी शेषफल 0 आ गया, तो घात हमारी जो है वो 4 हो जाएगी। 4 से 92 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तियाँ 12, यानी शेषफल 0 आ गया, तो हमारी जो घात है यहाँ पर भी 4 हो जाएगी। और इसी तरीके से 22 को डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, तो हमारा 2 आ गया शेषफल, तो जो हमारी घात है वो भी हमारी 2 हो जाएगी। तो जो घात है वो 2 हो जाएगी। अब हम इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट ले लेते हैं 8, 8 की घात 4, ऐसे 6 की घात हम लोग कर देते हैं 4, और 4 की घात 2। तो अब हम लोग देखेंगे तो ये 8 की घात 4, यानी 8 × 64, 8 512, और 512 में अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट में हमारा 6 आएगा। ऐसे 6 6 36, छक्का 216, 6 में कितनी भी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 6 आएगा, और 4 चक्कू 16 यानी 6 आएगा। फिर 6 6 36 गुणे 6, यानी 6 और 6 की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन हो तो 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल अगर आपका 0 आ रहा है तो आपकी घात 4 हो जाएगी, अगर इसके अलावा कोई भी संख्या आ रही है तो वो आपकी घात में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ शेषफल 0 था तो घात 4 हो गई, यहाँ शेषफल 0 था घात 4 हो गई, यहाँ शेषफल 2 था तो घात हमारी 2 हो गई। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो हमारा जो आंसर आ गया 6 आ गया। तो ये आज का हम लोगों का जो पेपर था वो हमारा 25 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम लोग उसमें सेकंड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जितने भी 2022 में पेपर हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। डीओई के पेपर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और एनडीएमसी के भी जितने प्रीवियस हैं उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए जो पेपर हैं उनको हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।